हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसको हम फिनिश कर चुके हैं एंड न्यू चैप्टर जो कि है इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रल्स जिसको हम बोलेंगे, चैप्टर नंबर 7 उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में थोड़ा बहुत हम जानेंगे कि क्या है और फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप विली नहीं, आपकी चाहत ही नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, चाहे बेस्ट कोच आ जाए, अगर आप खुद से नहीं चाहना चाह रहे हो, खुद से आपका मन नहीं है किसी चीज को करने का, तो आपको चाह के भी कोई नहीं सिखा सकता है ना, इंटरेस्ट जब तक आपका नहीं है। बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे ये चीज सीखनी है या मुझे ये चीज करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। तो अपने गोल्स के लिए आप ऐसा अपना एटीट्यूड रखें कि यस मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ये चीज करनी है, तो ही आप चीजें कर पाओगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। इंटीग्रल्स, ठीक है। इंटीग्रल्स है क्या? अगर मैं बोलूं ये क्या है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो, ये भी एक तरह से देखा जाए तो कैलकुलस का पार्ट है बच्चों, कैलकुलस के अंदर ही आता है, ठीक है। कैलकुलस के अंदर हमने पढ़ा, दो चीज हम पढ़ते हैं कैलकुलस के अंदर। एक हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस जो जिसको आप dy बाय dx भी बोलते हैं, यानी कि जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को हम dy बाय dx हम क्या बोलते हैं, dy बाय dx को बोला जाता है डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डेरिवेटिव। फिर दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। इसको हम ये एक्स एस जैसा बनाते हैं, इसके पीछे भी स्टोरी है, बताएंगे आपको, ठीक है। अब ये जो था, जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस था, यानी कि जो डिफरेंशिएशन था, जो आपका अभी तक डिफरेंशिएशन था, dy बाय dx और इंटीग्रल कैलकुलस दो अलग चीजें हैं कैलकुलस के अंदर। तो जो डिफरेंशिएशन है dy बाय dx है, इसको हमने जनरली देखा, तो आपने इसमें एक चीज देखी कि ये हम क्यों फाइंड करते थे जनरली, ये इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्लोप ऑफ, इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए से अभी तक हम यूज कर रहे थे, है ना। एंड रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज भी हमने dy बाय dx के थ्रू निकाला। इसको क्या है, इसके दो यूज है। इसका पहला अभी आगे दूसरे यूज पे डिस्कस करेंगे आगे। तो पहला जैसा है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। एरिया ऑफ कर्व को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई कर्व है तो इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, उस एरिया को निकालने के लिए आपका इंटीग्रेशन यूज होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। कितना एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कर्व से कितना बाउंडेड एरिया है, वो हम इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं, जो इंटीग्रेशन हम करते हैं वो इसलिए ही किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ी छोटी छोटी सी बातें कि यार हम जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, वो डिफरेंशिएशन पढ़ा क्यों पढ़ा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। अभी पिछले क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम dy बाय dx की हेल्प से निकालते थे, या फिर रेट ऑफ चेंज हम निकालते थे कि रेट ऑफ चेंज कितना हुआ है ना। वैसे इंटीग्रल कैलकुलस इंटीग्रेशन में जिसका पहला यूज है, इट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। कर्व के एरिया को निकालने के लिए आपका इंटीग्रेशन यूज होता है। अब आप आगे देखेंगे,
अब देखो इसमें जैसे समझ लेते हैं इसको भी। लेट मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, या एफ डैश एक्स मानो, आप एफ डैश एक्स किसी कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका एफ डैश एक्स हमने किया। एफ डैश एक्स को मतलब क्या, डीवाई बाई डी एक्स भी तो बोलते हैं। एफ डैश एक्स को हम डीवाई बाई डी एक्स तो बोलते हैं। और ये मानो उसका डीवाई बाई डी एक्स आ गया आपका 3x² + 2, ठीक है। उसका डीवाई बाई डी एक्स आ गया 3x² + 2। एफ डैश एक्स या डीवाई बाई डी एक्स ये दोनों एक ही है, इसको इक्वल्स टू लिखो या फिर अथवा लिखो या और लिखो, बात एक ही है, ठीक है। और डीवाई बाई डी एक्स, तो इसका हमने निकाला 3x² + 2। तो ये जो हमने निकाला, ये जो चीज निकली 3x² + 2, ये है क्या, ये डीवाई बाई डी एक्स है ना, यही तो है, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, यानी कि ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है, ठीक है। बट ये अब जैसे थे, अब ये किसका, यानी कि अब देखो इसमें क्या है, हमने ये एफ डैश एक्स निकाल दिया, एफ डैश एक्स यानी कि डीवाई बाई डी एक्स हमने निकाल दिया। तो ये किसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या रहा होगा, यानी कि इस एफ डैश एक्स को, एफ डैश मतलब जब डैश लग जाता है यानी कि डीवाई बाई डी एक्स है ना, डीवाई बाई डी एक्स। तो ये फंक्शन क्या रहा होगा, ये फंक्शन क्या रहा होगा, वो एफ एक्स क्या है जानने के लिए इंटीग्रेशन यूज होता है। तो इसको जानने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इंटीग्रेशन यूज करूंगा कि यार ये था किसका, ये 3x² + 2 जो आया, फॉर एग्जांपल जैसे आपने डी बाई डी एक्स ऑफ x³ कर दिया, तो x³ का आया 3x²। तो ये जो 3x² है ना, ये 3x² किसका था, ये x³ का था। ये 3x² किसका डेरिवेटिव था, ये 3x² किसका डेरिवेटिव था, 3x² x³ का डेरिवेटिव था, है ना, 3x³ x³ का डेरिवेटिव था। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, इसको और अच्छे से थोड़ा समझा दूं कि जैसे अभी तक हमारे पास एफ डैश एक्स था, ठीक है, यानी कि इसको डीवाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, ठीक है, डीवाई दोनों एक ही चीज है, और ये हमारे पास 3x², ठीक है। अब ये तो एफ डैश एक्स है, अब इसका कोई एफ एक्स रहा होगा, यानी किसी का फंक्शन रहा होगा। वो फंक्शन क्या था, x³ था ना, x³ का ही तो 3x² आया, बट अभी मान लेते हो एफ एक्स रहा हो। तो जो ये है ना, ये एफ एक्स जो फंक्शन है, इसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं उसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। लो एक बार फिर से इसको समझ लो, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन है x³, ठीक है, हमने इसका एफ डैश एक्स किया या डीवाई बाई डी एक्स, या कोई y फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स वाई होता है, तो एफ डैश एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ हमने x³ किया। तो जब करेंगे तो क्या nx, इसका 3x² आ जाएगा। तो जो ये x³ का, इसको क्या बोलूंगा, x³ का क्या है, ये डेरिवेटिव है। x³ का डेरिवेटिव कौन है, 3x² है। बोलेंगे x³ का, ये जो x का क्यूब है, इसका 3x² से क्या रिलेशन है, आप बोलोगे कि सर जो 3x² है ना, वो x³ का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई 3x² को तो आपने नाम दे दिया डेरिवेटिव, यार अब जिसका वो डेरिवेटिव है उसके लिए कोई नाम नहीं है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल उसके लिए भी नाम है, उसके लिए नाम हमने दिया है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव यानी जिसका फंक्शन या फिर जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंड टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव वी यूज इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड इट्स प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। लिख देता हूं इसको भी, देखो इसका मतलब क्या है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए भाई अब क्या है, मैं ना ये 3x² करूंगा कि 3x² का इंटीग्रेशन करूंगा, क्यों, ये निकालने के लिए, ये निकालने के लिए, ये निकालने के लिए 3x² का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ये निकालने के लिए कि वो रहा किसका होगा, ठीक है। तो आप इसमें समझने के लिए लिख सकते हैं टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव को निकालने के लिए, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव को निकालने के लिए वी यूज indefinite integrals, we use indefinite integrals and its process, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन, and its process
and its process is known as integration. ठीक है, इट्स प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो ये छोटा देखो क्वेश्चन तो हम कर लेंगे सब, मैं आपको मेथड बता दूंगा कैसे करना है क्या करना है, बट चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि आप ये जो चीज पढ़ रहे हो ये क्यों पढ़ रहे हो, है ना, ये पढ़ रहे हो ये क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को जो है इंटीग्रेशन निकालने के लिए, ठीक है, क्यों इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है क्या है, उस चीज को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन पहला है टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स, जो आपको मैंने बताया, टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स, एंटीडेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए, एंड ये किससे डन होता है, एंड इट इज डन बाय इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है भाई, जो भी एरिया कर्व ने बाउंड किया होगा उसको, या एरिया बाउंडेड बाय कर्व को निकालने के लिए यूज होता है। अभी बताया था आपको, एंड इट इज डन बाय, ये किसकी मदद से होता है, इट इज डन बाय डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये हम आगे पढ़ेंगे आगे वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर इसका एक एग्जांपल मैं बनाऊं, एक एग्जांपल बना सकते हैं, वैसे ट्राई करते हैं, अगर एग्जांपल बन गया तो वेल एंड गुड। एग्जांपल देखो, अगर हाँ लेट वेलोसिटी v है मेरे पास, वेलोसिटी, लेट वेलोसिटी v है, तो v जो है आपका आता है dx बाई dt से, और dx बाई dt आप मान लो 2t स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, तो एट t 2 सेकेंड, अगर मुझसे पूछा 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी दे रखी है ना, तो एट t बराबर 2 सेकेंड, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, तो जब 2 सेकेंड है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप निकाल दोगे सर, वेलोसिटी एट t एट 2 सेकेंड, आप क्या करोगे, यहाँ पे जितनी टाइम ही तो दे रखा है, t की जगह 2 डाल दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में 13 मीटर पर सेकेंड में कर रहा होगा, स्पीड भाग रही होगी। बट एट t इक्वल्स टू 2 पे, जब t इक्वल्स टू 2 यानी 2 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, यार था किसका आखिरकार, तो डिस्प्लेसमेंट कहीं तो होगा, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये किसी का तो रहा होगा कि इसके टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस का हमने डिफरेंशिएट किया होगा, तभी तो ये आया होगा। ठीक है, तो वो चीजें यूज करने के लिए रहती हैं। ठीक है, फिर
अब इसमें एक चीज और देखो, एक हेडिंग और इसमें डाल दो, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे है, ठीक है, इसको भी थोड़ा क्लैरिटी ले आते हैं इसके अंदर, ताकि आपको आगे क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। मेरे पास कोई फंक्शन है अगर sin x, हमने क्या बोला, हमारे पास कोई फंक्शन है sin x, f(x) बराबर है sin x, ठीक है। इसका मैं d बाई डी एक्स करता हूं, यानी f डैश x करते हैं, f डैश x या d बाई डी एक्स, अब sin x मैं करता हूं तो मेरे को आ जाता है cos x, ये करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इधर आपने देखा, इधर एक चीज समझ में आई हमें कि जो f(x) है, यानी जो फंक्शन है वो क्या हमारा sin x, इसका डेरिवेटिव जो है, इसका डेरिवेटिव है cos x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव है cos x। अब ये हमें पहले से पता है, बट इसके मदद से हम चीजों को थोड़ा समझ रहे हैं। वो क्या समझ रहे हैं कि इफ आई वांट टू फाइंड द फंक्शन, या फिर इफ आई वांट टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, मुझे अगर इसका, ठीक है, अगर मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि sin x फाइंड आउट करना, इफ आई वांट टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, तो अब आप देखो, केवल तो इसका एंटी डेरिवेटिव आप बोल दोगे कि हाँ ठीक है भाई, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, sin x आ गया, ठीक है, फॉर्मूले की मदद से बोला, चाहे आपने जैसे बोला आपने निकाल दिया कि इसका sin x आएगा। एंड नॉट ओनली sin x होगा जिसका डेरिवेटिव cos x होगा, बल्कि आप देखोगे भाई, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ लिख दूं फंक्शन है मेरे पास sin x प्लस 1, इसको f डैश x करो, या इसका dy बाई डी एक्स आप निकालो, डी बाई डी एक्स निकालो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 हम निकालेंगे, तो आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो साइन एक्स का cos x हो जाएगा और इसका 0, तो यहां भी आप देखोगे इसका cos x आ रहा है। चलो एक और ले लो, अगर मैं ले लेता हूं sin x प्लस 3, तो इसका भी डी बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो आप यहां फिर देख पाओगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तो साइन एक्स का तो हो जाएगा cos x और 3 का हो जाएगा 0, तो ये भी कितना आ गया, ये भी cos x आ गया। तो जरूरी नहीं है कि जो cos x जो है डेरिवेटिव केवल sin x का होगा, cos x जो है जरूरी नहीं है कि sin x का होगा, ये sin x प्लस 1 का भी है, ये sin x प्लस 3 का भी है ना, जरूरी नहीं है कि केवल sin x का ही डेरिवेटिव है, ये sin x प्लस 1 का भी है, sin x प्लस 3 का भी है, ठीक है। तो यहां से हम एक रिजल्ट पे हम निकल जाते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव आपका निकल के आएगा, वो डेरिवेटिव कुछ ऐसा होगा, वो होगा sin x प्लस c, एक कांस्टेंट आ ही रहा है ना, कांस्टेंट आ ही रहा है, तो sin x प्लस c, तो sin x प्लस c क्या होगा, इसका जो रिजल्ट यहां से निकल के आया, तो यहां से वी गेट अ रिजल्ट फ्रॉम हियर, आप लिख सकते हो, therefore we got a result from here that sin x plus c, इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, sin x plus c होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे कांस्टेंट का यूज आपको देखने को मिल जाता है, क्लियर।
जो भी सीखा उस पे एक एग्जाम्पल देख लें, और चलो यही देख लेते हैं। देखो जैसे फंक्शन है मेरे पास एक्स क्यूब है ना, एफ एक्स मान लो एक्स क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, है ना। तो जरूरी थोड़ा ना 3x² का एंटी डेरिवेटिव यही होगा, 3x² का क्या होगा, 3x² का एक और भी हो सकता है, x³ + 1 भी हो सकता है, x³ + 2 भी हो सकता है, तो यहां से आ जाएगा x³ + c एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत आप चीजें समझ गए होंगे। अब ये कुछ चीजें जिस पर बात करनी है। अब हमारे पास सिंबल टर्म फ्रेसेस जो है एफ एक्स डी एक्स, यानी कि एफ एक्स डी एक्स आएगा, इसका मतलब है इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी एफ एक्स डी एक्स आपके पास दिखेगा तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन, इसका मतलब है आपका कि कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर इसमें जो एफ एक्स का मतलब क्या है, इसमें एफ एक्स का मतलब है इंटीग्रैंड, ये होता है इंटीग्रैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। फिर x का क्या मतलब होता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी आपका वेरिएबल इंटीग्रेशन का वो इसका मतलब होता है। फिर इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट जब भी आएगा तो फाइंड द इंटीग्रल, यानी कि आपको बोलेगा फाइंड इंटीग्रेट, क्या व्हाट इज देयर इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट का मतलब आपका हो जाएगा फाइंड द इंटीग्रल। फिर एन इंटीग्रल ऑफ एफ, यानी कि अब फंक्शन एफ सच दैट कि एफ डैश एक्स जो है एफ एक्स के बराबर है। इंटीग्रल ऑफ एफ, इंटीग्रल ऑफ एफ मतलब जब भी इंटीग्रल ऑफ एफ का मतलब होगा तब फंक्शन इट इज एन इंटीग्रल ऑफ एफ, ये आपका इंटीग्रल ऑफ एफ है, तो आपका एफ डैश एक्स जो है आपका एफ एक्स के बराबर होगा। आगे इसमें और अच्छे से चर्चा करेंगे जब थोड़ा इस पे क्वेश्चन आएगा। बस अभी फिलहाल इतना याद करो, जब भी इंटीग्रल ऑफ एफ फंक्शन होगा तो यानी कि उसका एफ डैश एक्स जो है एफ एक्स के बराबर होगा। फिर इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, ये तो आपको भी बता दिया था। इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए जो भी प्रोसेस हमको चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई भी रियल नंबर, जैसे आपको sin x + c मैंने बताया है ना, तो जो भी नंबर उसके साथ लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर ले, जो भी है इसमें नोट करने लायक। तो बच्चों ये था थोड़ा बेसिक सा पार्ट इंटीग्रेशन का। बाकी इसमें जो है कल हम जो भी नेक्स्ट क्लास में फॉर्मुलेस और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज रहती है और फिर क्वेश्चंस भी इसके हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।